बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं SD TV। जो तिजारत है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है आजकल, और चाइनीज़ ने, मैं पीछे से आया हुआ स्क्रैचिंग माई मेमोरी, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, और साथ ही उन्होंने, जब ये लॉन्च कर रहे थे आज से कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा ये एक इनिशिएटिव है कि जिसमें विन 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 है, विन फॉर द पीपल ऑफ द ग्लोब, win for the Eastern Bloc, which they self Eurasia, and win for the West, Greater West. If it fails, तो फिर there is a war at the end. और वो जो बेल्ट कहते थे वो मैरीन बेल्ट थी, और रोड जो है वो ये एक कॉरिडोर उन्होंने यहाँ बनाया, और सीपेक जो है वो वाहिद कॉरिडोर है जो कि नॉर्थ साउथ है। बाकी जितने कॉरिडोर हैं बेल्ट एंड रोड के भी, और बाकी वो सारे ईस्ट वेस्ट हैं, और ज़ाहिर है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस थी। अब गज़ा में एक वॉर शुरू हुई है, और कहा यह जाता है कि इस वॉर की कॉनोटेशन क्या है, या बैकड्रॉप ये है कि दे वांट कि रियल एस्टेट, वो लैंड खाली करवाई जाए जहाँ पे कैनाल बननी है, बेनगोरियन कैनाल, जो कि स्विस कैनाल से compete करेगी या उसका अल्टरनेटिव हो सकता है। यानी कि जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त है, कहीं ना कहीं उसकी बैक के ऊपर ट्रेड और सी रूट शामिल है। हमारे साथ आज एक मेहमान मौजूद है, वाइस एडमिरल अहमद सईद, जो कि प्रेसिडेंट हैं नीमा के, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो मेरीन इकोनॉमी पे भी है और नेवल रूट्स पे, ज़ाहिर है नेवी के सीनियर ऑफिसर हैं तो उनकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है क्लैरिटी के साथ। एडमिन साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं किस तरह आप इसको एज ए बेसिक प्रेमाइस लेंगे, जो हमने बात की अभी छोटी सी। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, हमें इस मौजू पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिस पे आज आपने हमें मदऊ किया है। इसका स्टार्ट या इसका शुरुआत हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कर लें ताकि इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि ह्यूमन हिस्ट्री में प्री इंडस्ट्रियल एरा के अंदर जो तिजारत थी वो रीजनल लेवल पे हो रही थी, और उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो उस जगह की जो कम्युनिटीज़ थी उनके मुताबिक होती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एरा आया, ये प्री इंडस्ट्रियल एरा के बाद इंडस्ट्रियल एरा, तो इंडस्ट्रियल एरा में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो जब वो सरप्लस हुई तो अब इनके पास रिक्वायरमेंट ही हुई कि उसको और एरियाज़ में ट्रेड किया जाए। तो मेनली तो लैंड ट्रेड्स के ऊपर बात चलती रही, जो हम देखते हैं कि मिंग डायनेस्टी में ये 1500 BC में ये लैंड के ऊपर ज़्यादा इसका ज़ोर रहा। लेकिन उसके बाद जब ये 1700 से 1800 के दरमियान जो डिस्कवरी एरा कहलाता है फॉसल फ्यूल, जी, उसमें फिर ये फॉसल फ्यूल भी प्लस साथ में वास्को डी गामा का साउथ की तरफ आना, कुछ अमेरिका की डिस्कवरी, कुछ ये सारे सिलसिले हुए। तो उससे फिर सी के ऊपर ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, और पहला जो कॉन्सेप्ट है वो चाइनीज़ ही की तरफ से आया, जो कि इनके एक एडमिरल थे जिनको वो एडमिरल ही कहते हैं। उन्होंने रीजनल एक 300 शिप्स के साथ उन्होंने चाइना और इंडिया के दरमियान ट्रेड को उन्होंने लेके आए। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट फिर आगे बढ़ा, और उसके बाद ये चलते चलते सी ट्रेड के अंदर इसका फिर ये स्विस कैनाल भी बन गई। और जब हम आते हैं 20वीं सदी के शुरू में, तो यहाँ पे फिर एक फुल फ्लैज सी ट्रेड का कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट हो गया। और अब जैसे आपको मालूम है कि 80% जो ट्रेड है वो सी बॉर्न है। तो यूके यूनाइटेड किंगडम जब था, और उसके बाद फिर ये बैटन शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द अमेरिका, तो एडमिरल महान जो हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट यही दिया कि द वन हु विल रूल द सी विल रूल द वर्ल्ड, बिकॉज उनके जहन में ट्रेड थी। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किए
8 प्राइमरी चोक पॉइंट्स जो दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर अमेरिका के साउथ पे हम जाएं तो पनामा कैनाल है जो अटलांटिक और पैसिफिक को आपस में कनेक्ट अप करती है, और चाइना अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट को भी कनेक्ट अप करती है। फिर जब मेडिटेरेनियन में आप आएंगे तो मेडिटेरेनियन और जो अटलांटिक का कनेक्ट अप है जब्राल्टर के करीब है। फिर नीचे आएंगे तो स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल के साथ नीचे हमारे पास बाबुल मंदब है, और ऊपर अगर जाएंगे तो ऊपर कैस्पियन सी के साथ रेड सी का जो लिंक है, आप बॉस्फोरस कैनाल भी कहलाती है या स्ट्रेट कह लें, और या टर्किश कैनाल भी कहलाती है वो। इसी तरह नीचे जब हम इंडियन ओशन में आ जाते हैं तो बाबुल मंदब है, स्विस कैनाल है, और स्विस कैनाल जो कि गल्फ़ और इंडियन ओशन को मिला रही है। नीचे साउथ में केप ऑफ गुड होप है जो कि इंडियन ओशन और अटलांटिक को नीचे से टच कर रही हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है जो कि इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक। तो ये 8 बड़े चोक पॉइंट्स हैं जो पूरी ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनके ऊपर फिर अमेरिका ने अपने आप को, अपनी मिलिट्री माइट को इसके ऊपर इम्पोज़ किया। उन्होंने अपनी कमांड्स बनाई, उन्होंने अपने सारा सिस्टम बनाया, उन्होंने कैरियर ग्रुप्स बनाए, और इस तरीके से उन्होंने इसको एक कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म डेवलप किया जो बेसिकली कैपिटलिज़म के थीम के ऊपर बनाया गया, ताकि जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करें। नाम फ्री ट्रेड का दिया गया लेकिन कंट्रोलिंग अपने पास है। तो उसका पर्पज़ यही था कि जितना लॉन्ग ज़्यादा अरसे तक ये सिविलाइजेशन को ट्रैवल किया जाए, उसको चलाया जाए। तो अब आते हैं इन पर्टिकुलर इस इशू पे जो अभी गज़ा में सिलसिला चला। बहुत ही तकलीफ़ देह है ह्यूमन लॉस के हवाले से, आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो वहाँ पे शहादतें हो, ओवरवेलमिंग फोर्स, वो कोलन पाल ने जैसे कहा था उस तरह वो यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, ओवरवेलमिंग है, और उसमें जो कैजुअल्टी रेट है स्पेशली नॉन कॉम्बेटेंट्स का है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें ख़वातीन हैं। तकरीबन 5,000 के करीब बच्चों की बात हो रही है। इसी तरह कुछ 3,500 के करीब लेडीज़ की बात हो रही है। ओवरऑल तकरीबन 12 से 13,000 कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं, विच इज़ वे बियॉन्ड आई थिंक जो होनी चाहिए। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मेरी नज़र में, एक तो ये है कि इस तरह की चीज़ों में टाइम एंड स्पेस को देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ इस टाइम में और इस स्पेस में क्यों हो रही है। तो टाइम के हवाले से तो जो हमारे कुछ एनालिसिस हैं वो ये बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स यूक्रेन वॉर के थे वो बाय एंड लार्ज अचीव नहीं हो सके जो यूरोप या अमेरिका चाह रहा था, और अभी वहाँ चूँकि रिवर्सल हो गया है, और वहाँ पे आप ख़ुद भी देख रहे होंगे कि रशिया ज़ाहिर ब्लैक सी पे कब्ज़ा हो गया उनका सारा, वो हो गया, और बड़ा हेवीली वो ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। और अभी एक लोकल अनरेस्ट विद इन द यूक्रेनियंस भी आई है अगेंस्ट देयर ओन प्रेसिडेंट कि व्हाई ही इज़ डन दैट बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ लॉस। तो उस रिवर्सल के अंदर अब ज़ाहिर है इन्हें एक कर्टन चाहिए जिसके अंदर ये रिवर्सल को देखें। तो मेरे ख़्याल में तो एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न, जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की बेन गुरियन कैनाल के हवाले से, कि वो भी ये आइडिया तो काफ़ी पुराना है। तकरीबन ये स्विस कैनाल चूँकि 1958 में ये ऑपरेशनल हुई। हाँ, ऑपरेशनल हुई, स्टार्ट हुई थी 68 में, ऑपरेशनल होगी, तकरीबन 10 साल लगे। और ये फ्रेंच कंपनी थी जो स्विस के नाम से, जिसने इसे बनाया उसी के नाम पे ये रखा गया। तो ये 100 ईयर लीज़ के ऊपर थी। बाद में फिर तकरीबन 40% शेयर्स ब्रिटेन ने भी इसमें ले लिए। लेकिन ये है कि जब ये 1948 में पहला ये डिस्प्लेसमेंट हुआ फ़लस्तीनियों का, इज़राइलीज़ ने किया, जो नकबा के नाम से उसको जाना जाता है, तो उसमें इस स्टेट को बंद किया गया
इजिप्ट ने और अरब कंट्रीज़ ने इसको बंद किया, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर पड़ा। तो ये उनके जहन में उस वक्त ये बात आई कि इसका एक ऑल्टरनेट जनरेट करना चाहिए। तो इस केस में फिर 1960 में उन्होंने एक ऑल्टरनेट प्लान बेन गुरियन कैनाल के नाम से, जो स्ट्रेट ऑफ अकबा से लेके फिर ये जॉर्डन के साथ साथ तकरीबन और ये आगे फिर वेस्ट की तरफ जाना था। तो इनिशियल प्लान में तो ये गज़ा के सरकमवेंट करके जा रही थी, लेकिन अभी ऑफ लेट ये मार्च 23 में जो स्विस कैनाल 6 डेज़ के लिए बंद हुई बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग ऑफ अ शिप, कंटेनर शिप, तो उसमें 6 दिन के अंदर जो है वो तकरीबन 10 बिलियन का लॉस हुआ वर्ल्ड ओवर ट्रेड को। तो फिर दोबारा ये कॉन्सेप्ट रिवाइव हुआ और उसी वक्त से ये बात। तो अब तो वो सरकमवेंट नहीं कर रहे ना, दे वांट के लैंड मिले, इसीलिए वो चाहते हैं कि एक जगह से वो क्लेंजिंग करके जो फ़लस्तीनी हैं उनको आगे धकेल दें, बल्कि इजिप्ट में दाखिल कर दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव्स मैं समझता हूँ 3 कह लें आप। एक तो पहला प्रिमिटिव ऑब्जेक्टिव जो पहले ओरिजिनल था कि इसके स्विस कैनाल का एक अल्टरनेटिव जनरेट करें ताकि इसमें उनको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अपने आप को एक अपर हैंड मिल जाए उनको। दूसरा ये है कि उन्होंने बड़ा क्लेवरली इसके डिज़ाइन को मॉडिफाई कर दिया है। उसमें 2 काम ये किए उन्होंने कि अब इसको एक तो शॉर्टन कर रहे हैं बिकॉज इसकी जो लेंथ है तकरीबन 300 किलोमीटर है, जो स्विस कैनाल है वो 193 किलोमीटर है। तो अब उसको शॉर्टन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये एक्सेप्टेबल हो जाए, नंबर 1, और वायबल हो, कॉस्ट उसकी कम हो जाए कंस्ट्रक्शन की। और एक और इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि उसमें ये दोनों साइडों पे जब इसको ईस्ट वाइड नॉर्थ साइड पे लेके जा रहे हैं तो जॉर्डन के दरमियान इसको लेके जा रहे हैं बॉर्डर के साथ, तो इसको एज ए वो एक सिक्योरिटी पैरामीटर बना रहे हैं। और जब इसको वेस्टवर्ड लेके जा रहे हैं तो ये सिनाई के साथ साथ इसको एक और गज़ा को उसके अंदर दाखिल करके, तो इधर फिर ये बिटवीन इजिप्ट एक उसको एक सिक्योरिटी बैरियर के तौर पे भी यूज़ करेंगे। तो ये एक उनका एक कॉन्सेप्ट है। और चौथा एक और इकोनॉमिकल बेनिफिट वो ये लेना चाह रहे हैं कि जो गज़ा से आगे सी है उसमें हाइड्रोकार्बन्स काफ़ी ज़्यादा डिटेक्ट हुए हैं। तो जब वो इसको क्लेम करेंगे तो उससे रिलेटेड हाइड्रोकार्बन्स का सीवर्ड जो है वो भी क्लेम करेंगे वो, तो वो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर भी इस हवाले से अपना कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। तो ये मेरी नज़र में 4। तो आप समझते हैं कि ये ऑलमोस्ट इथनिक क्लेंजिंग ये इथनिक क्लेंजिंग जो है ये चलती रहेगी अंडर द वेरी नोज ऑफ द पावर दैट बी। और ये यूक्रेन में तो जो हुआ वो तो हमें पता ही है कि उन्होंने एनेक्स किया, फिर वो रशियंस जो हैं उनको रूस में ले गए, जो वहाँ पे नॉन रशियन स्पीकिंग थे उनको की मार पिटाई करके वो डॉम्बस वगैरह दोबारा वो वहाँ पे पुटिन ने ला के जो बॉर्डर अपना क्लियर किया। और अब और पॉपुलेशन जो है वो इमिग्रेंट जो है वो रशिया वगैरह के ऊपर अब वो यूक्रेन ने धकेल, वहाँ पे तो उन्होंने उल्टा दी है ना इनकी बसात बुरी। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि दे वुड लाइक कि इसको एक्सपेंड भी अगर ये बेशक थिएटर हो जाता है और तो होने देंगे? इसमें एक तो रोल इब्राहिम अकॉर्ड का भी है कि इब्राहिम अकॉर्ड में चूँकि उसके बाद ज़्यादा कंटूर्स तो अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन जिन जिन कंट्रीज़ के साथ हुआ है तो वो ज़ाहिर बात है वो अभी उतने एक्टिव नहीं रहे जितना कि आप 6 डे वॉर में देखें या जिसमें तकरीबन 10 साल ये बंद रही है कैनाल, या जब आप 1948 में ये पहली दफ़ा बंद हुई थी। तो एक तो ये उसका एक एलिमेंट नज़र आता है कि वो कंट्रीज शायद उतने ज़्यादा वोकल नहीं है। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो अब इसको पूरे रेड सी को देखना पड़ेगा और प्लस बाबुल मंदब भी उसके अंदर आता है कि अगर इस कैनाल को चलना है तो फिर ये एरिया भी कंट्रोल में होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में जो रेजिस्टेंस है और जिस तरीके से ईरान से मंसूब ये चीज़ें आ रही हैं, अगर ये करेक्ट हैं तो फिर मेरे ख़्याल में ये एरिया भी उसी तरह हॉट होगा। और उससे रिलेटेड इंडियन ओशन में भी जैसे आई थिंक 23
दिसंबर को एक इंडियन शिप हिट हुआ। शिप है MV चैम प्लूटो, ऑयल टैंकर था जिस पे एक ड्रोन हमला हुआ। वो इंडियन टेरिटरी के अंदर हुआ है, EEZ के अंदर। और अब उसमें जो लिंकेजेस है वो भी ईरान के साथ लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से उसके जो फोरेंसिक्स एनालिसिस हैं, कल की जो मैंने रिपोर्ट देखी उसके अंदर भी उसमें उनका एक ड्रोन है शहीद के नाम से, उसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि शायद ये वो है। उसका जो डेल्टा विंग है वो बता रहे हैं कि उस तरह। फिर जो उसमें एक्सप्लोजिव्स यूज़ हुए हैं उसकी फोरेंसिक एनालिसिस में भी तकरीबन ये बात आ रही है कि ये रशियन ओरिजिन का है। तो बेसिकली इस चीज़ को अब मैं समझता हूँ कि ये एक कंटेस्टेशन इस एरिया में स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इस पर इंशाल्लाह बातचीत करते रहेंगे। आपने जैसे कि सुना कि ये ट्रेड वॉर्स हैं जो कि आगे चल रही हैं, और पहले ऑयल के लिए वॉर्स होती रही थी यूक्रेन में, ज़ाहिर है फॉर टेरिटरी और वो उसकी नोयत, बट एट द बेस ऑफ इट ट्रेड है, और ख़ास तौर पे सीवर्दी ट्रेड, मैरीन ट्रेड जो है उसके लिए ये वॉर्स होती हैं, और थिएटर के एक्सपेंड होने के इम्कानात जो हैं वो काफ़ी रोशन लगते हैं। इस पर बातचीत आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।